Hello friends, my name is Natwar and I welcome you all to my channel तुलसी एडू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट जैसे कि आप लोग पहले जान चुके होंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो अगर मैं कहूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, देखो दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते क्यों हैं पहले ये समझना ज़रूरी है। सपोज करो कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आपने 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो एज अ बिजनेसमैन आप क्या देखना चाहोगे कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस हो रहा है, और आपका बिजनेस फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला दोस्तों आप पढ़ चुके होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा हमारा बैलेंस शीट। तीसरा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 तरह के होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका पहला स्टेटमेंट हो गया, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा होता है हमारा नोट्स टू अकाउंट, और पांचवा होता है चेंज इन इक्विटी। बट यहाँ पर मैं अपने आप को सिर्फ 3 ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक रिस्ट्रेन करूँगा। देखो, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम चेक कर सकें कि क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमाया है इस साल में, या फिर हमें बिजनेस से लॉस हुआ है। तो जैसा कि नाम ही अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इस अकाउंट को हम इसलिए बना रहे हैं जिससे कि हम कैलकुलेट कर सकें, हम पता कर सकें कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। दूसरा, तो अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं, टू नो वेदर business has earned profit or incurred losses। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम जान सके कि क्या हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर हमारे बिजनेस को लॉस हुआ है। तो मैं आई होप कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं ये हमें आपको सीखने को मिला होगा। जो सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है बैलेंस शीट। दोस्तों, बैलेंस शीट में बेसिकली होता क्या है कि ये हमें बताता है कि हमारे पास कितने असेट्स हैं, कितने की कैपिटल है और कितना हमारा लायबिलिटीज है। तो अगर किसी बिजनेस के पास ऐसा, आप समझ के सोच के देखो कि अगर किसी बिजनेस के पास असेट्स ज़्यादा हैं, उसके पास कैपिटल भी ज़्यादा है, बट अगर लायबिलिटीज़ कम है, तो क्या आप उस बिज़नेस को सही मानोगे या फिर उसको समझोगे कि ये बिज़नेस सही नहीं चल रहा है? ऑब्वियसली हमारा जो माइंडसेट ये है कि अगर हमारी लायबिलिटीज़ कम होंगी तो हमारे लिए क्या है, वो बिज़नेस सही है, लॉन्ग टर्म में वो बिज़नेस ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज उस पर कर्ज कम है। तो बैलेंस शीट हमें ये बताता है कि हाउ साउंड, दैट इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और वीक अ बिजनेस इज।
कितना साउंड, कितना अच्छा, मतलब फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है या वीक है, कमजोर है एक बिजनेस। अब आप समझोगे कि स्ट्रांगली, फाइनेंशियली स्ट्रांग का मतलब कि उस बिजनेस के पास कितने असेट्स हैं और लाइबिलिटीज कितनी है। अगर लाइबिलिटीज इन कंपैरिजन कम होगी तो जनरली हम उसको स्ट्रांग मानेंगे, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर इसके विपरीत होगा कि असेट्स तो हैं बट साथ में हमारे पास लाइबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो बिजनेस है उसने अपने असेट्स को परचेज किया है, कहाँ से, कर्ज ले करके, तो वो हम उस सिचुएशन को सही ज़्यादा नहीं मानते। अच्छा, जो हमारा आज का एजेंडा है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीखना। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कैश, कैश मतलब रोकड़ा, एंड फ्लो मतलब बहाव, कि और स्टेटमेंट क्या होता है, एक समरी होता है, मतलब ये एक ऐसा समरी है जो आपको बताएगा कि कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे कि पानी का बहाव होता है, बहाव क्या होगा, या तो हमारा बहाव के दो डायरेक्शन होते हैं, या तो वो सीधे जाएगा या फिर वो या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, जिस तरीके से एक बॉडी को चलाने के लिए दिल की धड़कनें बहुत जरूरी होती है ना, उसी तरीके से बिजनेस को जीवित रहने के लिए, चलाने के लिए कैश उसकी क्या है, हार्ट बीट है। कैश नहीं होगा तो बिजनेस ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो पाएगा बिना कैश के बिजनेस को सरवाइव करवाना, उसको जीवित रखना। तो हमारा एजेंडा वही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं आप लोगों के लिए पहले से ही नोट्स बना के लाया हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा एक्सटेंडेड, लंबा ना हो सके। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अभी बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा आज का एजेंडा है, और बॉडी को चलाने के लिए हार्ट बीट की जरूरत होती है, वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा समरी हम लोग बनाएंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि कैश का मूवमेंट, कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे नोट किया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमें बताता है मूवमेंट ऑफ कैश। मूवमेंट का मतलब उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, या तो कैश आएगा, कैश आना मतलब इनफ्लो, या तो कैश गया है मतलब आउटफ्लो हुआ है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बताएगा कि भाई किसी बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कैपेसिटी है कैश को जनरेट करने की। दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बताता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कि कैश का डायरेक्शन किधर है, कैश गया है या आया है। जब कैश आएगा तो इन मतलब आ रहा है, हम उसे बोलेंगे इनफ्लो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो आपका बिजनेस है और आपने अपने बिजनेस में से गुड्स, सामान बेच करके, नगद में कैश में सामान बेच करके 1 लाख रुपए आपके पास आया है। तो आपके पास 1 लाख रुपए कैश आया है। कैश आने का मतलब क्या, इनफ्लो, आपके पास आया है। इसके अपोजिट आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब क्या होगा कि सपोज करो आपने सामान परचेज किया 50,000 रुपए का कैश में, तो कैश में परचेज का मतलब कि आपके पास से कैश क्या हुआ है, गया है। तो जब कैश बाहर जाएगा पॉकेट से, उसे हम क्या बोलेंगे, आउटफ्लो, और जब कैश आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, इनफ्लो। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू दी मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के मेथड्स। देखो दोस्तों, जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट मेथड आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना क्या है, इनडायरेक्ट मेथड। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बिजनेस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे कि
दोस्तों बिजनेस में कुछ काम होते हैं, काम को अंग्रेजी में हम बोल देते हैं एक्टिविटीज। ये जो एक्टिविटीज है दोस्तों, बिजनेस में बेसिकली 3 तरह के एक्टिविटीज होती है, काम होते हैं दोस्तों। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होता है दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? जो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, जो कि बिजनेस में होना ही होना है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि बिजनेस में आप गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, अपने स्टाफ को सैलरी पे करते हैं, आप टैक्स पे करते हो, ये सब क्या है? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। जैसे आपने रेंट पे किया, बिना रेंट पे किए क्या आपको आपका लैंडलॉर्ड बिजनेस करने देगा? द आंसर इज नो। तो ये आपका डे टू डे एक्टिविटीज ही हैं, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है दोस्तों। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? निवेश करना। जैसे कि सपोज करो आपके हमारे घरों में, सपोज करो कि आपके डैडी की इनकम है लेट से 1 लाख रुपीज पर मंथ, और उनके बैंक में अब हो चुका है आप लेट से 1 करोड़ रुपीज। तो आपके डैडी क्या सोचेंगे कि इस 1 करोड़ रुपीज को बैंक में ऐसे ना छोड़ करके इसे कहीं हम इन्वेस्ट कर दें, कहीं निवेश कर दें। जैसे कि लैंड खरीद लेंगे, हम बिल्डिंग खरीद लेंगे। उससे हमें क्या होगा? देखो, सिर्फ लैंड परचेज करना या बिल्डिंग परचेज करना ही इन्वेस्टिंग नहीं है। हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है उस लैंड, जो कि अगर हम 1 करोड़ का कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, तो 1 करोड़ के लैंड खरीदने से ये फायदा होगा कि कुछ सालों में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें फायदा मिलेगा, रिटर्न में कुछ मिलेगा हमें। बिल्डिंग हम क्यों परचेज करेंगे? जिससे कि हमें क्या मिल सके? रेंट मिल सके। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कब कहलाएगी चीजें? जब दोस्तों हमारा इंटेंशन क्या है कि रिटर्न में कुछ हमें मिले, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं दोस्तों? जो कि रिलेटेड होती हैं, किससे रिलेटेड होती हैं? रिलेटेड टू बोरोइंग्स। मतलब बोरोइंग का मतलब उधार से रिलेटेड जो होती हैं एक्टिविटीज, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड शेयर कैपिटल से जो रिलेटेड होती है, जैसे कि कंपनी ने अपना इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया, अपना प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, तो ये एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं दोबारा आप लोगों को रिट्रेट करना चाहूंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड हैं किससे? डे टू डे ऑपरेशन से, डे टू डे ऑपरेशन से, रोजाना काम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट को विद एन इंटेंशन टू गेट रिटर्न। हम इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट को एक उद्देश्य के साथ कि बदले में क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है? वो एक्टिविटी जो कि रिलेटेड है बोरोइंग से, मतलब उधार से, और शेयर कैपिटल से, उसे हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इन एक्टिविटीज को डिटेल वे में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है 3 एक्टिविटीज के अंतर्गत। पहला एक्टिविटीज है दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में मैंने भी आपको जस्ट बताया। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये भी मैं आपको जस्ट बता चुका हूं, लेकिन फिर से क्विकली, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं दोस्तों जो कि बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे होती हैं।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? जहां पर हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एक नियत के साथ कि बदले में हमें रिटर्न मिलेगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है? वो एक्टिविटीज, वो काम, वो कार्य जो कि रिलेटेड है किससे? बोरोइंग्स, मतलब उधार से और शेयर कैपिटल से। तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज के अंतर्गत बनाई जाती है। पहला होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड होता है दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम मैं आप लोगों के लिए जिस रिवीजन के पर्पज से आप लोगों के लिए नोट्स बना के लाया हूं। जैसे कि देखो दोस्तों, पहला मैंने एक्टिविटीज आपको लिखवाया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बट नोट्स में मैंने जो पहला टेकअप किया है वो किया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऐसा क्यों? वो आपको लास्ट में समझ में आएगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी, कोई कंफ्यूजन ना रहेगा। दोस्तों वो एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड हैं, दोस्तों मैं फिर से कहूँगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है दोस्तों जहां पर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक इंटेंशन के साथ, नियत के साथ कि बदले में हम कुछ कमाएंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दोस्तों वो एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू परचेज, सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दोस्तों ये नॉन करंट एसेट्स होते क्या हैं? सबसे पहली बात, आप लोगों ने रेशियोज में पढ़ रखा होगा करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। दोस्तों करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टॉक मतलब ऐसा माल जो कि अभी बिका नहीं है, हम उसको बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक में रखा हुआ आपका पैसा, हम उसे क्या कर सकते हैं? हम उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं दोस्तों? दोस्तों नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि जिनको हम खरीदते इसलिए हैं कि जिससे कि हम इनसे फायदा उठाएं, हम इनको बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदते। जैसे कि आपने मशीनरी परचेज किया है। दोस्तों मशीनरी क्यों परचेज किया? क्या इसीलिए परचेज किया है कि आज खरीदेंगे और इसको 2 महीने बाद बेच देंगे? द आंसर इज नो। हमने मशीनरी इसीलिए परचेज किया है जिससे कि इस मशीनरी की हेल्प से प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, और फिर उस उत्पादन को, उस गुड्स को मार्केट में बेच करके हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर एज इसकी तुलना में नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करते, हम उनको लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में लंबे समय तक क्या कमा सकें? इस पर रिटर्न कमा सकें। जैसे कि नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल दोस्तों, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, आपके पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आपका मोटर कार, कंप्यूटर, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे दोस्तों? नॉन करंट एसेट्स में। तो नॉन करंट एसेट्स जैसे कि जब भी आप परचेस करोगे, परचेस ऑफ फिक्स एसेट, तो जब भी परचेस ऑफ फिक्स एसेट होगा, तो सिंस फिक्स एसेट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। तो जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे और जब आप परचेस करोगे फिक्स एसेट, तो कहाँ पे जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे मैं एक और बात रखना चाहूँगा। देखो कैश फ्लो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कैश फ्लो मतलब कि कैश आ रहा है या जा रहा है। जब आएगा तो इनफ्लो, जाएगा तो आउटफ्लो। तो जब आप परचेस करोगे फिक्स एसेट को, तो आपके पास से क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो का मतलब क्या होगा? कि कैश आपके पास से कम होगा दोस्तों। उसी तरीके से जब आप फिक्स एसेट को सेल करोगे, बेचोगे, तो आपके पास क्या होगा? कैश आएगा। कैश आने का मतलब इन हो रहा है, तो आप बोलोगे इनफ्लो हुआ है।
और आपके पास क्या होगा, कैश बढ़ेगा। मैं फिर से कह दूं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आएंगी जो कि रिलेटेड हैं सेल एंड परचेस ऑफ नॉन करंट असेट्स से। मतलब जब भी आप नॉन करंट असेट्स को खरीदोगे और बेचोगे, वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। जब आप परचेस करोगे तो आउटफ्लो क्यों, आपके पॉकेट से पैसा बाहर जा रहा है। और जब आप सेल करोगे नॉन करंट एसेट को तो इनफ्लो होगा कैश का, क्यों, आपके पास कैश आ रहा है। दोस्तों उसी तरीके से जब आप परचेस करोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और सेल करोगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो वो भी किसमें जाएंगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही जाएंगी। दोस्तों जो इनकम आप जनरेट करोगे किससे, नॉन करंट असेट से। दोस्तों नॉन करंट असेट एक्टिविटी है किसका, इन्वेस्टिंग का। तो ऐसा ही होता है कि जब आपने कोई, जैसे कि अगर आपने बिल्डिंग परचेज किया है, जब बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं दोस्तों इस उद्देश्य के साथ कि हम रेंट कमाएंगे, और जब बिल्डिंग परचेज करना हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो उस पर जो किराया हम कमाएंगे, रेंट मिलेगा दोस्तों, वो भी क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट ही कहलाएगा। जैसे कि आपने बैंक में एफडी किया, फिक्स डिपॉजिट किया, तो आप क्यों कर रहे हो भाई, इसीलिए कर रहे हो जिससे कि आपको इंटरेस्ट मिले। तो जब आप बैंक में एफडी करवा रहे हो, वो एफडी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है साथियों, तो उस पर कमाया हुआ इंटरेस्ट भी क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग का ही पार्ट कहलाएगा, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही कहलाएगा। दोस्तों आई होप आपको रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग का पार्ट क्यों है समझ में आया होगा, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग का पार्ट क्यों है समझ में आया होगा। अब बारी आती है दोस्तों डिविडेंड रिसीव। दोस्तों मान के चलो आपकी एक कंपनी है और आपके कंपनी के पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ है, और आपकी कंपनी ने क्या किया, किसी दूसरी कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है, टाटा हो सकती है, रिलायंस हो सकती है, कोई सा भी कंपनी जो कि जिनका शेयर मार्केट में लिस्टेड है, आपकी कंपनी ने उन कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए दोस्तों। तो आपकी कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है दूसरे कंपनी का शेयर खरीद करके। अच्छा दोस्तों शेयर क्यों खरीद रहे हैं, जिससे कि हमें दो तरह के फायदे हो सके। पहला, सपोज करो आपने टाटा की कंपनी का एक शेयर खरीदा 4,000 रुपये में, आज आप क्यों खरीद रहे हो, जिससे कि कल को ये जो शेयर्स का जो भाव है, जो रेट है, 4,000 से बढ़ करके 5,000 हो जाएगा, तो हमें 1,000 का फायदा होगा। दूसरा हमारा जो बेनिफिट ये हो सकता है कि कंपनी शेयर्स पे क्या देती है, डिविडेंड देती है, लाभांश देती है। तो जब आपकी कंपनी ने शेयर खरीदा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शेयर्स पे जब कंपनी डिविडेंड देती है तो वो भी क्या कहलाएगा दोस्तों, इन्वेस्टिंग का ही पार्ट कहलाएगा। तो दोस्तों जब भी आप सेल या परचेज करोगे नॉन करंट असेट का और उस पर कोई भी इनकम जनरेट होता है, तो हम किसका पार्ट मानेंगे, हम मानेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट। दोस्तों अब दूसरा जो एक्टिविटीज है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जो कि बोरोइंग से रिलेटेड हैं, और साथ ही साथ दोस्तों शेयर कैपिटल से रिलेटेड हैं, तो उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दोस्तों जैसे कि आपका कंपनी है और आपकी कंपनी को आगे एक्सपेंड करना है, अपनी बिजनेस को ग्रो करना है, तो दोस्तों पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। तो या तो दोस्तों आप पैसा बैंक से जाकर के लोन ले सकते हो, तो लोन लेना भी क्या है दोस्तों, बोरोइंग, उधार है। या फिर आप मार्केट में अपने कंपनी का शेयर इशू करके जनता से पैसा मंगवा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों शेयर कैपिटल। तो ये दोनों ही एक्टिविटी किसका पार्ट है दोस्तों, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। तो मैंने यही लिखवाया इसमें कि एक्टिविटी जो कि रिलेटेड है शेयर कैपिटल से और बोरोइंग से, जिसकी वजह से
क्या होता है दोस्तों, कैश इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप सोचोगे कि शेयर कैपिटल और बोरोइंग से कैश इनफ्लो आउटफ्लो कैसे। दोस्तों जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को क्या मिलता है दोस्तों, कैश मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इनफ्लो हो जाएगा। और इनफ्लो मतलब कैश आया है। दोस्तों जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है मार्केट में तो कंपनी को पैसा मिलता है। दोस्तों इसी प्रकार से जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है और कंपनी चाहती है कि अपने शेयर होल्डर से हम शेयर वापस ले लें और उनको पैसा वापस कर दें, तो दोस्तों जब कंपनी इक्विटी शेयर्स की पेमेंट करती है और अपने शेयर वापस लेती है तो उसको बोलते हैं दोस्तों बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, बायबैक ऑफ शेयर्स। और जब भी बायबैक ऑफ शेयर्स होगा तो कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है और उनसे शेयर्स ले रही है, तो ये क्या होगा दोस्तों, आउटफ्लो होगा। क्यों, क्योंकि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है। जब कंपनी पैसा देगी तो कंपनी के पॉकेट से कैश जाएगा, जाएगा मतलब आउट, बाहर हो रहा है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों जब कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे दे करके उनसे इक्विटी शेयर्स वापस लेती है तो दोस्तों उनको बोला जाता है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। दोस्तों उसी तरीके से जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देती है और बोलती है भाई हमारा शेयर वापस करो, तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैं दोबारा बोलता हूं दोस्तों, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अपने शेयर वापस लेती है और उनको पैसा देती है तो उनको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा तो कंपनी क्या कर रही है, शेयर होल्डर्स को पैसे दे रही है, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो मतलब नेगेटिव। दोस्तों ये तो शेयर्स किसका पार्ट हो गया दोस्तों, शेयर कैपिटल का। अब आते हैं बोरोइंग, उधार से। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि डिबेंचर्स, जब कंपनी, सपोज करो कंपनी को पैसा लेना है लोगों से, जनता से, तो या तो कंपनी शेयर इशू करती है दोस्तों या डिबेंचर इशू करती है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को क्या होता है, इससे कंपनी का जो ओनरशिप है वो कम हो जाता है, मतलब मालिक बढ़ जाते हैं, कंपनी पर होल्डिंग ज़्यादा लोगों की आ जाती है और कंपनी नहीं चाहती कि भाई उसके ज़्यादा मेंबर हो, ज़्यादा मालिक बने, तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है। तो डिबेंचर एक प्रकार का क्या है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट है, पत्र है। जब कंपनी उस पत्र को इशू करती है मार्केट में और लोगों से पैसा लेती है तो कंपनी बदले में उनको क्या देती है, ब्याज देती है। जैसे कंपनी अगर बैंक से लोन लेगी तो कंपनी बैंक को क्या देगी, उस पर इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। उसी तरीके से जब कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू करती है तो एक तरीके से कंपनी लोगों से लोन ले रही है और बदले में कंपनी क्या देगी, उनको ब्याज देगी दोस्तों। तो जब भी कंपनी इशू करती है डिबेंचर को दोस्तों तो कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कंपनी अगर बैंक से लोन लेती है तो उसको आज ना कल बैंक लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी, बैंक को वापस पैसा देना पड़ेगा। उसी तरीके से दोस्तों जब कंपनी डिबेंचर इशू करके मार्केट से पैसा लेती है तो उन डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट भी कंपनी करेगी, उन डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट भी कंपनी करेगी। तो पेमेंट अगर कंपनी करेगी तो क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस केस में क्या होगा, कंपनी के पास से पैसा जाएगा दोस्तों। बैंक लोन क्या है, उधार है, और कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, क्योंकि कंपनी पैसा लोन ले रही है। दोस्तों जब कंपनी बैंक से लोन ले रही है तो उसकी पेमेंट भी करेगी, तो जिसको हम बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। और जब कंपनी बैंक लोन की वापसी करेगी तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा दोस्तों, और ये क्या होगा, आउटफ्लो। दोस्तों ये सारे एक्टिविटीज क्या कहलाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट कहलाएंगे दोस्तों। और एक्टिविटीज जैसे कि दोस्तों जब कंपनी ने शेयर इशू किया
जब कंपनी ने शेयर इशू किया दोस्तों, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। अब दोस्तों सवाल उठता है, जब कंपनी ने शेयर इशू किया तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या देगी दोस्तों? डिविडेंड देगी। क्या देगी? डिविडेंड देगी। तो जब कंपनी ने शेयर इशू किया, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसी के तर्ज पर जब कंपनी उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, तो वो भी किसका पार्ट होगा? फाइनेंसिंग का ही पार्ट कहलाएगा। दोस्तों जब कंपनी ने बैंक से लोन लिया या कंपनी ने अपना डिवेंचर मार्केट में इशू किया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। दोस्तों उसी तरीके से कंपनी उस बैंक लोन पर, उस डिवेंचर पर इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी, तो वो भी क्या कहलाएगा साथियों? वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट ही कहलाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझ में आया होगा। दोस्तों जो तीसरा एक्टिविटी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने आपको इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है दोस्तों? डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब ये एक्टिविटीज तो होनी ही होनी है। तो इसीलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग में आ गई हैं और फाइनेंसिंग में आ गई, मतलब वो एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग में भी आ चुकी है और फाइनेंसिंग में आ चुकी है, उन एक्टिविटीज को छोड़ करके वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब एक्टिविटीज अदर देन, मतलब छोड़ करके उन एक्टिविटीज जो कि इन्वेस्टिंग का पार्ट और फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है, वो एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी? किस में आएंगी? वो आएंगी हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। दोस्तों लास्ट वो सेंटेंस, वो एक्टिविटीज जो कि इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है, फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं है, वो एक्टिविटीज हमारी आएंगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए दोस्तों, जब आपने कैश सामान परचेज किया, आपने कैश सेल किया, आपने टैक्स पे किया, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट किया है, आपने अपने कस्टमर से आपको कैश का कलेक्शन हुआ है, या फिर आपने अपने क्रेडिटर्स या सप्लायर को पेमेंट किया है, दोस्तों ये डे टू डे एक्टिविटीज़ का पार्ट मानी जाती है। मतलब ये एक्टिविटीज़ तो होनी ही होनी है। तो इनको क्या बोलते हैं? कैश, ये इनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और ये कहाँ पे आती हैं? ये आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैं क्विकली इसको समअप कर दूं दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस में है इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज़ के अंदर बनाई जाती है। पहला होता है दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो साथियों पहला हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब इनमें वो एक्टिविटीज़ आएंगी जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएंगी? सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करेंट असेट्स एंड दोस्तों उस पर जनरेटेड इनकम। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएंगी दोस्तों? बोरोइंग्स एंड शेयर कैपिटल से रिलेटेड और उस पर पे किया गया एक्सपेंस या डिविडेंड। तो दोस्तों इसके साथ मैं इस आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।